हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के बारे में। वो जो हम लोगों ने सीरीज चालू की है, इसमें 500 से 1000 जो भी सिस्टम बनेगा उस हिसाब से प्रश्न कराए जाएंगे। आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिखाया है और ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करते रहेंगे। चलिए ठीक है, समय नहीं खराब करते हैं, उसी सीरीज को आगे हम बढ़ाते हैं। आज की सीरीज में हम लोग पहला जो प्रश्न आपका देखेंगे, पहला प्रश्न हमारा क्या हो जाता है कि इतिहास में कुड़िक के नाम से ऐसा कौन सा व्यक्ति हो जाता है जिसको हम कुड़िक के नाम से जानते हैं, जिसका उपनाम क्या होता है, कुड़िक होता है। फिर से देख लीजिए, इतिहास में ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है जिसका उपनाम कुड़िक होता है। तो यहां पर आप देखेंगे उस व्यक्ति का नाम क्या था, अजात शत्रु। आप कई बार आप देखते हो और हमने बताया भी था कि एक प्रश्न में जो हम लोग देखेंगे तो 2 से 3 प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे भी आप देखते हो तो यहाँ एक व्यक्ति होते हैं, उनका नाम होता है अजात शत्रु। और अजात शत्रु जिस परिवार के होते हैं उस परिवार का नाम होता है हर्यक वंश। आपसे अगर ये भी रेलवे ग्रुप डी में पूछ लिया जाए कि हर्यक वंश से संबंधित कौन थे, तो अजातशत्रु। हर्यक वंश के संस्थापक के तौर पे अगर आपसे पूछा जाएगा तो हर्यक वंश के संस्थापक आपके बिंबसार थे। और बिंबसार की हत्या करके ही गद्दी पर कौन बैठ गया, अजातशत्रु। क्योंकि ये लोग बड़े लोभी होते थे, ठीक है, सत्ता को हथियाने के लिए। जैसे आप दिल्ली सल्तनत में देखते हैं कि भाई भाई की हत्या कर रहा है, बहन बहन की हत्या कर रही है, ऐसे ही आप मुगल काल में देखेंगे। ऐसे यहाँ पर भी दिखाया जाता है, हर्यक वंश में सत्ता को पाने के लिए इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु की भी हत्या इनके पुत्र उदयन ने कर दी सत्ता पाने के लिए। तो ऐसे तीसरा जो प्रश्न बन जाएगा, पहला तो कुड़िक के नाम से किसको जानते हैं, अजातशत्रु, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपसे पूछ लिया जाएगा किस वंश से थे, हर्यक वंश से। तीसरा आपसे पूछ लिया जाएगा हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार थे। चौथा आपसे पूछ लिया जाएगा कि इतिहास में कौन सा वंश ऐसा होता है जिसको हम पितृहंता के नाम से जानते हैं। तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, अजातशत्रु। तो 3 चीजें आपको नजर आ रही हैं, 4 प्रश्न आपके निकाल लिए हमने। तो पहला, कुड़िक किसका उपनाम था, अजातशत्रु। और किस वंश से था, हर्यक वंश से। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या किसने करी, अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की हत्या इनके पुत्र उदयन ने। और कौन सा वंश, पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, हर्यक वंश। तो 4 प्रश्न आपके हो गए पहले प्रश्न से। आगे आप देखोगे कि कलिंग का युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में होता है। अशोक के कई सारे शिलालेख आपको, 13-14 शिलालेख आपको दिखाई पड़ते हैं, स्तंभ लेख, शिलालेख, ठीक है, ऐसे जो आपको दिखाई पड़ते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कलिंग का युद्ध का वर्णन अशोक का किस शिलालेख में होता है। कलिंग का युद्ध हो जाता है 261 बीसा में। और कलिंग कहाँ पे वर्तमान में पड़ता है, उड़ीसा में। और कलिंग पुरस्कार आपका विज्ञान के क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो 3 प्रश्न आपके ये हो गए। होता क्या है, अशोक पहले बहुत क्रूर शासक होते हैं। लोगों के ऊपर अत्याचार करने का इनका शौक होता है, बहुत सारे युद्ध लड़ते हैं। अपने आसपास के पड़ोसी राजाओं के जिनसे मित्रवत संबंध थे उन पर भी हमला किया। अपने 99 भाइयों की हत्या करवाई गद्दी पे बैठने के लिए। और उसके बाद में एक इन्होंने युद्ध लड़ा, कलिंग के राजा खारवेल थे, उनके साथ जब इनका युद्ध हो जाता है और देखते क्या है, भारी भीषण अकाल हो जाता है, लोग मारे जाते हैं, उनसे इनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। और ये लोग कुछ ऐसी चीजें कह देते हैं कि आज के बाद हम जीवन में कोई युद्ध ही नहीं लड़ेंगे। पहले ये क्या मानते थे, भेरी घोष। और भेरी घोष का मतलब होता था जयकार के साथ युद्ध कर देना। जब इनके जीवन में प्रभाव आता है, बौद्धिज्म आता है, बुद्ध के वचनों से, मतलब बुद्ध के जो आदेश थे उनसे परंपराओं में जब आते हैं, तो इन्होंने भेरी घोष की जगह पे धम्म घोष अपनाया। और इन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि अब हम जीवन में कभी युद्ध नहीं करेंगे। तो सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है, तो अशोक के 13वें शिलालेख में। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा कि अशोक का जो कौन सा शिलालेख, 13वां शिलालेख है, किसके बारे में वर्णन है कि जो एक युद्ध लड़ा गया, उस युद्ध का नाम क्या था, कलिंग का युद्ध था। कब लड़ा गया, 261 बीसा में लड़ा गया। ठीक है, तो दूसरा भी प्रश्न आपका हो गया। दूसरे प्रश्न से भी आपने 2 3 4 प्रश्न निकाल लिए, यानी 2 प्रश्नों में ही आपके अगर हम बात कर लें तो 8 से 10 प्रश्न हो गए। आगे आप देखोगे
कि भारत का मसालों का बगीचा कहते हैं। मतलब भारत में बहुत सारे स्टेट हैं, स्टेट का मतलब राज्य हैं, और प्रत्येक राज्य की एक विशेषता है, एक खूबसूरती है। कहीं पे आप देखते हो फूलों की घाटी है, उत्तराखंड आप जान जाते हो। कहीं पे आप देखते हैं कि क्या होता है कि दूध का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन ज्यादा हो रहा है, उत्तर प्रदेश आप देख लेते हो। कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। तो वैसे ही रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछ लेगा, ऐसे प्रश्न बहुत पूछता है, स्टैटिक जीएस बहुत आती है। तो वो आपसे पूछ लेगा कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसको हम मसालों का बगीचा कहते हैं। चाहे लौंग की बात कर लें, चाहे काली मिर्च की बात कर लें, जितने भी हमारे मसाले होते हैं, इनकी सर्वाधिक उत्पादन और खेती कहाँ पे दिखाई पड़ती है? आपकी केरला में। और केरल जब आया है, आंसर तो आप ग्रुप डी में ये लगा ही दोगे। केरल से संबंधित हम चीजें देख लेते हैं कि केरल एकमात्र ऐसा आपका स्टेट है जहां पे सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है। अगर ये पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक साक्षर वाला प्रदेश कौन सा है भारत में, तो आप बता दोगे केरल राज्य। ठीक है, कंफर्म हुई इतनी बात। आगे आप देख लेंगे अगला क्वेश्चन। कौन सी नदी पंछीपाद डेल्टा बनाती है? संसार में बहुत सारी नदियां हैं, सब नदियों की विशेषता है। जैसे क्या होता है, कोशी नदी आप जानते हो बिहार का शोक है, हांगहो नदी चीन का शोक है, और अगर हम बात कर लें मिस्र का वरदान कौन सा है, तो आपकी नील नदी है। ऐसे हर नदी की अपनी एक विशेषता है। तो इन्होंने पूछा है कि ऐसी नदी जो पंछीपाद, पंछीपाद का मतलब जो पंछियों के पैर होते हैं, आपने देखा होगा पंछियों के पैर नीचे जो पोर्शन होता है इस प्रकार से कुछ पोर्शन हो जाता है। तो जियोग्राफी का क्वेश्चन है, भूगोल का प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा ऐसी कौन सी नदी है जो जब पंछियों के जो पैर होते हैं, पैरों के जो पंजे होते हैं, वो जो ऐसा एक मार्क निशान बना देती है जैसे हमने यहाँ बनाया। तो पूछ लिया जाएगा ऐसी कौन सी नदी है, तो आप बताओगे उस नदी का क्या नाम है? मिसिसिपी, मिसौरी। अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपका आंसर क्या रहेगा कि ऐसी नदी आपकी मिसिसिपी, मिसौरी है, और कहाँ पे दिखाई पड़ती है? अमेरिका में। आगे आप लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो याद रहेगा आपको, दो प्रश्न यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। अगला जो आपसे पूछा जाता है, देखो रेलवे सिस्टम ये होता है कि रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी तो कम कहेंगे, रेलवे ग्रुप डी हम ज्यादा कहना चाहेंगे कि रेलवे ग्रुप डी में ऐसे प्रश्नों की भरमार है। वनडे एग्जाम में जो ऐसे आते हैं कि ये क्या है, वो क्या है, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। आगे हम देखते हैं, रेड कॉलर जॉब किस क्षेत्र को कहते हैं? जैसे हमारे प्रोफेशन होते हैं उसी प्रकार से हम नाम दे देते हैं। जैसे व्हाइट कॉलर जॉब, तो व्हाइट कॉलर जॉब क्या होता है? जो द्वितीयक श्रेणी के लोग होते हैं, मतलब हमारे वहाँ प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है और तृतीय क्षेत्र है। तो जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब वो, जैसे खेती हमारी होगी, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, ऐसे जो काम है, ऐसे जो व्यवसाय हैं, वो किस क्षेत्र में आते हैं? खेती और पशुपालन, ये सब किस वाले क्षेत्र में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। और प्राथमिक क्षेत्र में जितने भी लोग काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे खेती में काम कर रहा है कोई, या पशुपालन का काम कर रहा है, ऐसे लोगों को हम कौन से लोग बोलते हैं? रेड कॉलर जॉब वाले लोग। जॉब का मतलब जॉब, और रेड कॉलर का मतलब रेड कॉलर। और जो द्वितीयक क्षेत्र में काम करते हैं उनको व्हाइट कॉलर बोलते हैं, ये कॉलर और ये व्हाइट। ठीक, कंफर्म। आगे अगर हम बात कर लेते हैं इसी प्रकार में, प्राथमिक क्षेत्र के हो गए, द्वितीयक क्षेत्र के हो गए, और तृतीय क्षेत्र के लोग जो होते हैं वो सेवा क्षेत्र कहलाता है। और भारत को जो सर्वाधिक आय प्राप्त होती है वो किस क्षेत्र से? यानी आय का मतलब ये है कि भारत को सर्वाधिक लाभ कहाँ से होता है? तो तृतीयक क्षेत्र से। याद रखेंगे, तृतीयक मतलब थर्ड। अगला आप देख लोगे, लकड़वाला समिति का संबंध किससे है? तो लकड़वाला बहुत सारी समितियां आती हैं, जैसे रंगराजन समिति, लकड़वाला समिति, ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति, ऐसे हजारों समितियां भारत में बनती रहती हैं किसी सुधार को लेकर के, किसी बात की विवेचना करने के लिए बहुत सारी समितियां बनती हैं। वो समितियां अपनी रिपोर्ट देती हैं और रिपोर्ट में बताती हैं कि भाई ये जो फला काम है, इसको अगर ऐसे से कर लिया जाए तो देश उन्नति की दिशा में काफी तेजी से बढ़ सकता है। ऐसी जो बातें हो जाती हैं, उन्हीं समितियों में एक समिति आती है, उस समिति का नाम क्या होता है? लकड़वाला समिति। कौन सी समिति? फिर से देख लीजिए, लकड़वाला समिति। तो लकड़वाला समिति का संबंध किससे होता है? निर्धनता की माप से। निर्धनता की माप का मतलब ये होता है, इन लोगों ने बताया कि लकड़वाला समिति क्या कहती है कि भारत में बहुत सारे राज्य हैं और सभी राज्य की जो आय है
वहां की जो निर्धनता है उनमें अंतर पाया जाता है, क्योंकि हर राज्य की भौगोलिक स्थितियां और राज्य की उत्पादन इकाइयां अलग अलग होती हैं। इन्होंने बताया उस वाली इकाई में, लकड़वाला समिति ने अपनी उसमें बताया कि प्रत्येक राज्य की निर्धनता अलग अलग है, इसलिए जो भी रिपोर्ट बनाई जाए, जो भी सेवाएं दी जाए, जो भी लाभ की चीजें पहुंचाई जाएं, वो स्टेट वाइज पहुंचाई जाए। जैसे हम उत्तराखंड की बात कर लें और उत्तर प्रदेश की बात कर लें और केरल की बात कर लें, तो केरल में मसाले ज्यादा हो रहे हैं, उत्तराखंड में आप देख रहे होंगे सब पहाड़ी चीजें, पहाड़ी फसलें हो पाती हैं, उतना ज्यादा संचार के माध्यम नहीं, तो उतना ज्यादा व्यापार नहीं हो पाता है, कुछ खास चीजों का हो पाता बस, है ना। उत्तर प्रदेश में देख लें, यहाँ पे जनसाधारण बढ़िया है, मैदानी तट है, गंगा भी बहती है, यमुना भी बह रही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारी नदियां बह रही हैं, तो जल अच्छा है, सिंचाई अच्छी है, गन्ना धान गेहूं सब अच्छे से हो रहा है। तो लकड़वाला समिति ने ये बताया, और इन्होंने बताया कि जो हमारी गरीबी है, इसके मानक कितने हैं, 35, मतलब 35 निर्धनता के मापन हो सकते हैं, इन्होंने बताया। जबकि इसके पहले जितनी भी समितियां थी वो कितने को बता रही थी, 28 को बता रही थी। ठीक, तो ये आप जानोगे कि सीधा सीधा प्रश्न आएगा, लकड़वाला समिति का संबंध किससे है, आप तुरंत टिक कर दोगे, निर्धनता की माप से है। और माप में भी क्या बताया कि प्रत्येक राज्य की जो निर्धनता है वो अलग अलग है। अगला आप देखोगे कि नागरिकता, ये हमारा संविधान से प्रश्न है, सभी सब्जेक्ट से आपके दो दो तीन तीन प्रश्न डालने का प्रयास है। ये आप लिखते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, जब तक आपका पेपर होगा आपके पास इतने सारे प्रश्न हो जाएंगे, और इतने सारे में से पेपर में ऐसा किसी भी सेट में होगा तो आपको प्रश्न मिल जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। आगे आप देखोगे, नागरिकता संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो भारत में जो संविधान बना है उसमें आप पहले समझ लीजिए 22 भाग हैं, अनुच्छेद की संख्या 395 मूल रूप से है, और ऐसे 465 प्लस हो गई है उपखंडों में जो बटे हैं। तो उन्हीं भागों में से जो संविधान का भाग हमारा है, संविधान के भाग 2 में हमारी क्या है, नागरिकता है। और नागरिकता किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 5 से लेकर के 11, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 में किसके बारे में बात करी गई है, नागरिकता के बारे में बात की गई है। और नागरिकता आप जानते हैं 5 प्रकार से, जन्म के आधार पर, ठीक है, मूल निवास के आधार पर, माता पिता के आधार पर, ठीक है, जन्म वंश के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, भौगोलिक भूभाग शामिल कर लेने के आधार पर, इस प्रकार से आपको क्या मिल जाती है, भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। नागरिकता वाला क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे आपने देखा सीए एनआरसी विवाद चला, उसके पहले आपने जम्मू कश्मीर देखा, फिर उसके आगे आप देखेंगे कि जो आपके शरणार्थी आते हैं बांग्लादेश से, उनकी नागरिकता पे हमेशा विवाद चलता ही रहता है। तो एक करंट अफेयर का भी है और विवाद का भी है, इसलिए आपसे पूछ लेगा रेलवे ग्रुप डी में। आगे आप देखोगे कि पंछी वर्ग में कितने हृदय होते हैं, ये आप चले जाओगे कहाँ, जीव विज्ञान में, मतलब बायोलॉजी में। तो आपसे पूछा जाएगा जैसे जितने भी जीव होते हैं, जीवधारी हैं संसार में, सबके चैम्बर्स होते हैं, किसी के 2 हृदय हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 3 हैं, ठीक, इस प्रकार के सबके नंबर हैं। पंछी वर्ग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार पूछा पूछा गया है। तो पंछी वर्ग के जितने भी लोग आते हैं उनके कितने हृदय होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, 4 होते हैं, 4th होते हैं, आप याद रखोगे इसको कि पंछी वर्ग के जो हृदय होते हैं उनके कितने होते हैं, 4 होते हैं। पंछियों की विशेषता क्या होती है, समतापी होते हैं, समताप होते हैं। आगे क्या होता है, विश्व का सबसे बड़ा पंछी आप देखते हो शुतुरमुर्ग होता है। सबसे छोटा पंछी जो रेलवे ग्रुप डी में आपसे पूछेगा बउआ बनाने के प्रयास में, तो सबसे छोटा पंछी आपका हामिंग बर्ड होता है, सबसे बड़ा पंछी शुतुरमुर्ग होता है। ना उड़ने वाले पंछी जैसे किवी है, एमू है, ये सारे लोग हो जाते हैं। और चमगादड़ पंछी वर्ग में आता नहीं, वो मैमल्स है, स्तनधारियों में आता है, और वो रात्रिचर है, आप याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। और आगे अगला हम देखेंगे कि खून को जमने से रोकता है, यानी हमारे बॉडी में जो हमारा ब्लड है वो सर्कुलेट होता रहता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, हृदय से शरीर की तरफ, अस्थियों की तरफ, अस्थियों से शरीर की तरफ रक्त प्रवाहित होता रहता है। एक क्षण को भी अगर रक्त अपने थक्के बना ले, इधर से उधर जाना बंद कर दे, ब्लड क्लोडिंग हो जाए, तो हमारे लोगों की क्या हो जाएगी, मतलब सांसें रुक जाएंगी, हम लोग जीवन का, हमारे लोगों के जीवन का अंत हो जाएगा। तो जो खून को जमने से हमारे बॉडी में, हमारी नसों में, हमारी रगों में, हमारी शिराओं में जो रोकता है, उस वाले अच्छे वाले इंसान को हम क्या कहते हैं, हिपैरिन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खून को थक्के से जो जमने के लिए या रोकने के लिए जो प्रयास करता है उस महान चीज का क्या नाम है, तो आप बता दोगे उनका नाम क्या है, हिपैरिन। तो ये वाली आज की क्लास हुई,
और हम बार बार कह रहे हैं, थोड़ा सा खेद लगता है कहने में, पर कहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट हमारा आपको मिल रहा है, आपको सपोर्ट हमें मिलेगा, तभी हम लोग बहुत आगे काम अच्छे से कर सकते हैं। तो आज की आपने क्लास ये देखी, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक की थैंक यू सो मच।